इसको ये एक्सरसाइज को एक अंग्रेजी में मैकेंजी एक्सरसाइज भी बोलते हैं और इसके कई ग्रेड्स होते हैं। सबसे सिंपल ग्रेड है कि आप मुंह के बल लेट जाइए, एक हल्की सी तकिया रख के छाती के नीचे। दूसरा है कि ये अपनी एल्बोज, जैसे इन्होंने ये एल्बो दिखा रखी है, एल्बोज पे हो जाइए। तीसरा है कि अपने हाथ को आप सीधा भी कर सकते हैं, तो उससे और एल्बो स्ट्रेच होगी। तो जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसी हिसाब से आपको ये करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको डॉक्टर को, स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। मेरी आप लोगों सबसे ये एक गुजारिश है कि फिजियोथेरेपी बैक के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन किस प्रकार की फिजियोथेरेपी की जरूरत है वो आपको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट ही बता सकता है, क्योंकि कई कई तरह की फिजियोथेरेपी होती है। और इसलिए आप डॉक्टर की सुपरविजन में ही फिजियोथेरेपी हो जाइए, और वही जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो वाली फिजियोथेरेपी, वही फिजियोथेरेपी करिए। आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट को ना कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार इस तरह की एक्सरसाइजेस बता दी जाती हैं जिससे कि ये एग्रेवेट हो जाता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग पहले पहले स्पाइन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें अगर प्रॉब्लम होती है, उसके बाद। थैंक यू। ये मैंने संक्षिप्त में बताया कि कोविड में आप लोगों को कैसे अपनी रीढ़ की हड्डी की कैसे काम घर में काम करते हुए केयर करना चाहिए। जानबूझ के मैं संक्षिप्त में इसलिए रखा है कि जिससे कि अगर किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी काफी टाइम है। डॉक्टर वर्मा। थैंक यू डॉक्टर शिशिर, थैंक यू टू द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। आप लोग संडे मॉर्निंग आए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिशिर 20-25 साल से सर्जरी और स्पाइन सर्जरी दोनों में माहिर हैं। उन्होंने आर्मी में बहुत बड़े बड़े स्पाइन सेंटर्स सेटअप किए हैं और अभी मेट्रो हॉस्पिटल्स के भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। साथ में इनका जो भी ट्रेनिंग हुई है वो कोरिया में, जर्मनी में और कई इंटरनेशनल फेलोशिप्स किए हुए हैं उसमें। तो पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई प्रश्न पूछना हो पूछें। डॉक्टर शिशिर, मैं सिर्फ एक तो क्वेश्चन अपनी तरफ से भी पूछना चाहूंगा, अगर आप बोले तो। जरूर, बिल्कुल डॉक्टर वर्मा। सो एक्चुअली ये हमने ये देखा कि कई लोग हैं जिनको बैक सर्जरी की जरूरत है, मगर वो डिले कर रहे हैं, या कोई बैक प्रॉब्लम्स है जो पुरानी है और इस समय उनको दिक्कत बढ़ती जा रही है। रोज पेशेंट्स आते हैं हमारे पास भी जो बोलते हैं कि झन्नाहट हो रही है या वीकनेस हो रही है लेग्स में, मगर वो डरते हैं क्योंकि कोविड है और उस वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे, या डरते हैं कि सर्जरी कराने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आजकल ज्यादा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ लोगों की चिंता वाजिफ है, और क्योंकि कोविड बीच बीच में पीक आता है, फिर नीचे आता है। दूसरा, हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा पेशेंट कोविड है नहीं है, इसलिए के लोग काफी घबरा रहे हैं हॉस्पिटल आने के लिए। और परंतु हमारे हमारे हॉस्पिटल और बाकी काफी हॉस्पिटल ने कई तरह के कदम उठाए हैं जिससे कि ये लोग जो अस्पताल दिखाने आते हैं और जो हमने ऑपरेशन करते हैं जिनका, उनके ऊपर इसका असर, मतलब कि उनको चांसेस कोविड होने के बिल्कुल ना के बराबर हो। हम लोग शुरू से ही ओपीडी को दो पोर्शन में सेग्रीगेट कर देते हैं। पहला एक पोर्शन है सेग्रीगेट, एक होता है जिसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स है, बुखार है, वो ओपीडी बिल्कुल अलग होती है। और दूसरी ओपीडी होती है नॉर्मल पेशेंट के लिए। तो इससे क्या हो जाता है कि पहले रास्ते पे ही लोग सेग्रीगेट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में घुसते ही सबका टेम्परेचर चेक होता है, दूसरी ओपीडी नॉर्मल ओपीडी का भी। अब इसके बाद अगर उसके बाद जो इनको स्पेशलिस्ट ओपीडी में भेजा जाता है, जो ओपीडी के बाहर जो जगह है वहां पे लिमिटेड लोगों को सिर्फ एंट्रेंस मिलती है। जैसे हमारे ओपीडी के अंदर, मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर 6 चेंबर हैं, तो हर चेंबर के डॉक्टर, 6 चेंबर के साथ साथ दो दो पेशेंटों को सिर्फ एंट्री मिलती है एक बार में ओपीडी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो टोटल 12 लोग ही होते हैं। वहां जो कुर्सियां रखी गई हैं वो अल्टरनेट कुर्सी को हमने रस्सी से बांध दिया है, जिससे कि अल्टरनेट कुर्सी जो आप जो बैठे भी वो अल्टरनेट कुर्सी पे बैठे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके ओपीडी के अंदर। तो और सारे लोगों को मास्क इंसिस्ट किया गया है। डॉक्टर की ओपीडी में भी डॉक्टर का और पेशेंट का डिस्टेंस 2 मीटर से ऊपर रखा गया है, और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक स्क्रीन रखा गया है, जिससे कि अगर कोई डॉक्टर भी गलती से पॉजिटिव हो तो मरीज को का प्रोटेक्शन रहे, तो जो आता है दिखाने के लिए। तो ओपीडी में हर तरह के एहतियात बरते गए हैं कि मरीज को, जो भी मरीज दिखाने आए
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद अगर किसी को, जैसे डॉक्टर वर्मा ने बताया कि किसी को जिसको जरूरी ही है ऑपरेशन कराना, पैर में ज्यादा झंझनाहट है, चला नहीं जा रहा, पकड़े हुए हैं, कमजोरी आ गई है, तो ऐसे मरीजों के लिए हमने हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो। पहले जैसे ही हमारे पास ये पेशेंट आते हैं, एडमिट होते हैं, हम इनको एक आइसोलेशन एरिया में एडमिट करते हैं। हर पेशेंट जो ऑपरेशन के लिए होता है उसको हम सिंगल रूम देते हैं, वेदर उसकी एंटाइटलमेंट है सिंगल रूम की या नहीं है सिंगल रूम की। जब फिर एडमिट करते ही उस और जो उसको जो जो भी पेशेंट को देखता है हेल्थ केयर, वो सारा पीपीई पहने होता है जिससे कि ना कि हेल्थ केयर स्टाफ से डॉक्टर को, पेशेंट को, ना पेशेंट से हेल्थ केयर स्टाफ को कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस ना हो। दूसरी चीज ये होती है कि हम उनका इमीडिएटली कोविड का टेस्ट भेजते हैं। अगर वो कोविड टेस्ट और फिर जैसे ही उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है, हमने एक हॉस्पिटल में एक फ्लोर बना रखी है जो कि उसमें सिर्फ कोविड नेगेटिव पेशेंट रहते हैं। उनको हम इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हैं हॉस्पिटल की उस जोन में जो कि कोविड नेगेटिव जोन है, और उसके बाद ही उनको हम ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। तो पेशेंट की सेफ्टी ऑपरेशन से पहले पैरामाउंट है, तो उसको हम इसीलिए सबको सिंगल रूम देके आइसोलेशन में रखते हैं जिससे उनको किसी और से कोविड होने का डर ना हो। ऑपरेशन थिएटर में भी हमने स्पेशल बना रखे हैं। हमने एक ऑपरेशन थिएटर जो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर बना रखा है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड है इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर। और ये इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी ऑपरेशन जिनके अंदर हमारे को कोविड स्टेटस पेशेंट का मालूम नहीं उसमें होता है। बाकी सारे जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिसमें हमारी स्पाइन की सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, ये सारे ये पेशेंट अलग हैं और इनके अंदर सिर्फ वही पेशेंट होते हैं जो कि कोविड नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए तो इन ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पीपीई पहने होता है। हमारा एक ओटी नेगेटिव फ्लो ओटी भी है, तो उसकी वजह से जो बाहर से जो जो कुछ भी इन्फेक्शन आ सकता है कोविड का, वो आना बंद हो जाता है। और इसके बाद हमने एक जो हाई हमने एक एरिया हॉस्पिटल में मार्क आउट कर रखा है आईसीयू के बगल में, जिसको हमने हाई डिपेंडेंसी एरिया, जो सिर्फ हमारे ऑर्थोपेडिक पेशेंट के लिए होता है। इसके अंदर सिर्फ हमारे ऑर्थोपेडिक के पेशेंट आते हैं और स्पेशल स्टाफ है इन ऑर्थोपेडिक पेशेंट के लिए, इन स्पाइन के और जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट को देखने के लिए, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो इनको हम पेशेंटों को किसी भी और पेशेंट के साथ इंटरमिंगल नहीं होने देते जिनका स्टेटस कोविड का डाउटफुल हो या कोविड पॉजिटिव स्टेटस हो। ये सारे हम लोग एहतियात लेते हैं और मेरे ख्याल से ये सब एहतियात लेने की वजह से किसी भी मरीज को अगर स्पाइन की कंसल्टेशन करनी है, सर्जरी करानी है, तो उसको घबराने नहीं चाहिए हमारे हॉस्पिटल में आने के लिए। डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर शिशिर, आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से ये समझाया हम लोगों को और सब पार्टिसिपेंट्स को। आई एम श्योर अब हम जितने लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं या जो और लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इसे बाद में देखेंगे, उनको ये बात तो समझ आ जाएगी कि बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है, बहुत डिटेल्ड प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो चाहे कोविड टाइम्स हैं, फिर भी अगर जो जरूरी एसेंशियल सर्जरी है उसके लिए रुकना नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर को एटलीस्ट कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और है कि कई लोगों ने हमसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं वेबिनार से पहले कि उनको लगता है कि हम हॉस्पिटल आएंगे तो स्पाइन सर्जरी में कंसल्टेशन के लिए जाएंगे तो हमें सर्जरी करानी ही पड़ जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या उनको आश्वासन देना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे कि किन चीजों के लिए सर्जरी करी जाएगी, किन चीजों के लिए सर्जरी नहीं करी जाएगी, और इसमें स्पाइन सर्जन का क्या रोल है जो नॉन सर्जिकल या कंजर्वेटिव या माइल्ड कंडीशंस हैं उनके लिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये डॉक्टर वर्मा आपके इस वेबिनार के थ्रू लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 95% से 99% तक जो लोग हैं वो बिना किसी भी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक हो जाते हैं जो इनको स्पाइन की प्रॉब्लम्स है। तो पहली बात तो दिमाग से ये गलत धारणा निकाल देना चाहिए कि अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ या बैक में पेन हुआ तो वो उसके लिए स्पाइन सर्जरी होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक छोटा प्रोपोर्शन जो 1 से 2% लोग हैं जिनको इंटरवेंशन की जरूरत भी पड़ती है, वो भी काफी 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 सारी थेरेपीज जो हमारे पास आर्मामेंटेरियम में है उनको यूज करने के बाद जब वो फेल हो जाती है, तभी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं ये स्पाइन सर्जरी के लिए।
हमारे पास इसके लिए हमारे पास कई वेपन्स हैं। पहले तो दवाइयाँ हैं, रेस्ट है, देन देयर आर एक्सरसाइजेज, देन देयर आर फिजियोथेरेपी मैन्यूवर्स लाइक इंटरफेरेंशियल थेरेपीज, then we have got injections, we have got root blocks. I think the last webinar we have touched upon some of these, and in the future ones also we will be discussing more of these in detail. तो ये सारा कुछ prolonged जो प्री ऑपरेटिव इश्यूज है, ये मतलब ये सारे इश्यूज, सारी ट्रीटमेंट करने के बाद ही जब बिल्कुल आखिरी रास्ता लाचारी, जब लाचार हो जाता है मरीज, को किसी तरह आराम नहीं मिलता, तभी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पाइन रीढ़ की हड्डी का इलाज सबसे अच्छा स्पाइन सर्जन ही कर सकता है, इसलिए क्योंकि ये क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी की जो मैकेनिक्स होती हैं उसकी समझ स्पाइन सर्जन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, कई तरह की एक्सरसाइज होती हैं, जब तक कि आप स्पाइन की मैकेनिक्स नहीं समझेंगे आप मरीज को एडवाइस नहीं कर सकते हैं किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। तो इसीलिए मैंने समझाया था कि एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, कि एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस लीजिए, फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर शिशिर। हाँ, तो बेसिकली आपने जो हमें समझ आया ये कि आप ये कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई भी कंडीशन हो, आप एक्सपर्ट जो है स्पाइन के, जो उसकी मूवमेंट और जो उसकी एनाटॉमी वगैरह और जो मैकेनिक्स की साइंस है वो समझते हैं, उन्हीं के पास पहले परामर्श लें, एडवाइस लें, और फिर वो समझाएंगे, और उनकी बेटर समझ है कि भाई इसमें कंजर्वेटिव क्या करना है या फिजियोथेरेपी करना है, कैसे करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, फिर वो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या क्या एक्सरसाइज कराई जाए, क्या क्या नहीं कराई जाए, क्योंकि शायद किसी से नुकसान भी हो सकता है कई एक्सरसाइज से। तो हमेशा एडवाइस लेने के बाद स्पाइन सर्जन से फिर उसके आगे बढ़े। और इसी से रिलेटेड एक दो और सेट ऑफ क्वेश्चंस था कि जो स्पाइन की डिजीजेस है उसमें कुछ तो यंगर पॉपुलेशन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए आईटी प्रोफेशनल या ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन है, जो ड्राइव करके अपना ऑफिस जा रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एक वो सेट ऑफ पीपल है। और एक अलग है जो थोड़े ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, या जीरियाट्रिक या वृद्ध जो हैं ज्यादा। तो इनमें क्या क्या डिफरेंट डिजीजेस हैं, और आजकल कोविड टाइम्स में क्या स्पेशल चीजें कर सकते हैं अपने मतलब बैक की केयर के लिए, अगर ठीक आप है, ये संक्षिप्त बड़ा, में बता पाए। जी डॉक्टर वर्मा, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो यंग लोगों में जो डिजीज होती है ये बेसिकली पोस्चरल या मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इनकी इस पोस्चरल मैकेनिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट होता है एडिक्वेट पोस्चर एंड एडिक्वेट एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द बैक मसल्स। इफ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वेबिनार, एंड जिन लोगों को इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में मालूम करना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, दैट वेबिनार इज ऑलरेडी ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दे कैन फाइंड आउट मोर। वृद्ध लोगों में प्रॉब्लम होती है वृद्धावस्था की प्रॉब्लम, जिसमें डिस्क घिस जाती है, जिसमें जॉइंट, फैसेट जॉइंट घिस जाते हैं और वो नसों को दबाना शुरू कर देता है। तो वृद्ध लोगों में भी सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है, परंतु उनकी क्योंकि मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उनके अंदर इंटरवेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अंदर हम या इंजेक्शन देना पड़ता है कई बार, या फिर हमारे को दूरबीन द्वारा ऑपरेशन एडवाइस करना पड़ता है कई बार। तो वृद्धों की प्रॉब्लम जाती है। हम डॉक्टर वर्मा और हम अभी प्लान कर रहे हैं कि एक एक्सक्लूसिवली सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए की जो रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम है उसके लिए हम एक वेबिनार लें, जिससे कि उनको भी अवगत करा पाए कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इलाज के। तो दो डिस्टिंक्ट डिजीजेज है, यंग लोगों की डिजीज है वो पोस्चर और मैकेनिकल है, ओल्ड लोगों की जो डिजीज है वो डिजेनरेटिव या घिसने वाली जो प्रॉब्लम्स है। तो यंग लोगों की जो डिजीज है वो आसानी से ठीक हो जाती है, और ओल्ड लोगों की डिजीज जब घिसने वाली है वो उतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाती, उनके अंदर इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। थैंक यू डॉक्टर शिशिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पार्टिसिपेंट्स का। आपने संडे मॉर्निंग में समय निकाला। मैं पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूंगा कि ये डॉक्टर शिशिर के एक्सपर्ट कमेंट्स और आपके जो भी आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके सवाल जवाब हम और जारी रखेंगे आगे। हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में और वेबिनार्स प्लान्ड है शिशिर स्पाइन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत। और साथ में जितने पुराने वीडियोस हैं हमारे वेबिनार्स के, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, शिशिर स्पाइन
और हमारा वेबसाइट है shishirspine.com। थैंक यू वेरी मच।